हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्यूबरकुलोसिस, जिसको आप टीबी के नाम से भी जानते हो। और ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा की जाने वाली डिजीज़ है, जो कि एक स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया होता है। ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा अराउंड द वर्ल्ड अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन डेथ्स पर ईयर हो जाती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक एयरबॉर्न, हवा में रहने वाला इन्फेक्शियस बैक्टीरिया होता है, संक्रामक जीवाणु। और मुख्य रूप से हमारे लंग्स में हमारी एल्वेलाई को ये अफेक्ट करता है। इसकी जो स्प्रेडिंग होती है वो थ्रू एयर हो सकती है, पर्सन टू पर्सन। अगर हम इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो जब एक पर्सन खांसता है, बोलता है, बात करता है, गाना गाता है, स्पिट करता है, तो ट्रांसमिशन हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो इसका क्लासिफिकेशन है वो उसकी दो कैटेगरी है, पल्मोनरी टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी में दो हैं, एक प्राइमरी डिजीज और एक सेकेंडरी डिजीज। प्राइमरी में वो है जिसको पहली बार इन्फेक्शन हुआ, और सेकेंडरी में वो है जिसको पहले कभी उसकी लाइफ स्पेन में पहले से कभी उसको इन्फेक्शन हो चुका हो और उसका सेकंड टाइम हो। दूसरा, अगर हम बात करें एक्स्ट्रा पल्मोनरी की, तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी में जैसे कि लिम्फ नोड टीबी है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो लिम्फ नोड है उसकी स्वेलिंग हो जाती है। दूसरा, प्लूरल टीबी, तो ये जो लंग्स की हमारी प्लूरल कैविटी होती है, तो वहाँ पर भी ये बैक्टीरिया चला जाता है और वहाँ डैमेज करता है। और अपर एयरवेज की, जैसे कि हमारी फेरिंग्स हो गई और हमारा एपिग्लोटिस हो गया, तो वहाँ पर भी ये डिजीज़ कॉज कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है उन पार्ट्स को। स्केलेटल टीबी में वो पार्ट्स आएंगे जो कि मुख्य रूप से हमारी बॉडी के वज़न को उठाते हैं, जैसे कि हिप, स्पाइन, तो वहाँ पर भी ये अफेक्ट कर सकता है। फिर बात करें जेनिटो यूरिटरी टीबी की, तो इसमें ये जो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, हमारा जो यूरिनरी सिस्टम होता है, वहाँ पर भी ये अफेक्ट कर सकता है। तो तो अब अगर हम बात करें मिलियरी टीबी की, तो मिलियरी टीबी में क्या होता है कि स्प्रेडिंग होती है, क्योंकि इसकी एंट्री हो जाती है पल्मोनरी वेन में, तो ब्लड वेजल्स के द्वारा ये डिफरेंट साइट्स तक पहुंच जाते हैं इसका इन्फेक्शन बैक्टीरिया का। अगर हम बात करें पेरिकार्डियल टीबी की, तो पेरिकार्डियल टीबी में जो मीडियस्टिनल है, मुख्य रूप से उसमें इसका अफेक्ट होता है। और बात करें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टीबी, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टीबी में मुख्य रूप से जीआईटी का कोई भी पार्ट अफेक्ट हो जाता है, जिस वजह से जो है लॉस ऑफ एपेटाइट और डायरिया जैसी बीमारी के होने के भी चांस होते हैं। अब अगर हम बात करें ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस की, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर जो मेम्ब्रेन्स है उनकी स्वेलिंग नहीं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और लेस कॉमन फॉर्म्स की बात अगर हम करें, तो अगर हम लेस कॉमन फॉर्म्स की बात करें तो यूवेटिस में ये होने के चांस होते हैं इसके। बाकी बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं जब एक पर्सन को ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है। तो उसको खांसी हो सकती है, उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, और रात को पसीने आते हो, भूख नहीं लगती हो, वज़न कम हो गया हो और थकान महसूस होती हो। अगर हम बात करें इसके रिस्क फैक्टर्स की, तो एचआईवी इन्फेक्शन अगर हो तो उसमें चांस ज़्यादा रहता है, डायबिटीज हो तो चांस ज़्यादा रहते हैं ट्यूबरकुलोसिस के, और लॉस ऑफ बॉडी वेट और माल न्यूट्रिशन, मतलब ख़राब पोषण, उसको अच्छी तरीके से पोषण ना मिले, तो इसमें भी ये कुछ रिस्क फैक्टर्स है जिसमें जो है इस बीमारी के बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम बात करें सीवियर सिम्टम्स की,
तो सीवियर सिम्टम्स में क्या होगा कि लगातार खांसी रहेगी और काफ़ी चेस्ट पेन भी रहेगा, और खांसी के साथ जो है उसमें खून भी आ सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, और यूरिन का जो है डिस्कलरेशन होगा, मतलब यूरिन का जो कलर है वो क्लाउडी और रेडिश यूरिन होगा, और फीवर होगा कपकपी के साथ, ठंड लगेगी, और क्या होगा, और उसको थकान महसूस होगी, फैटाइज। अब इसको रोक कैसे सकते हैं, इसकी प्रिवेंशन क्या है, कैसे कर सकते हैं हम? तो सबसे पहले तो हमें मास्क का यूज़ करना चाहिए, अपने पर्सनल रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस का यूज़ करना चाहिए। दूसरा क्या है कि अपने आप को, जो भी एक्टिव पेशेंट है टीबी के, उनसे दूरी रखनी चाहिए, और टीका लगवाना चाहिए बीसीजी का, टीबी को रोकने के लिए। दूसरा, एक शेड्यूल रखना चाहिए, अगर हम किसी ऐसे एरिया में या किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में गए हैं जिसको टीबी है, तो हमें अपना टीबी टेस्ट कराना चाहिए। दूसरा, अपने कमरे को हवादार रखना चाहिए। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल मेजर्स की, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हाउसेस को, जो हमारे घर हैं, उनको पर्याप्त रूप से हवादार रखना चाहिए, वेंटिलेशन उसमें प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा कि हम अकेले ही सोएं, अलग से जो कमरा हो वो हवादार हो जिसमें हम सोएं, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना बाहर ही बिताएं, अकेले बिताएं, और कोशिश करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या मतलब भीड़ वाली जगहों पर हम ना जा पाए। तो ऐसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमें टीबी है। दूसरा, इसका एक बीसीजी वैक्सीन होता है, टीकाकरण, जिसको बेसाइल कालमेट क्यूरिन के नाम से जानते हैं, जो कि सर्वप्रथम 1921 में यूज की गई थी। और ये आज के टाइम पर केवल यही एक ऐसी वैक्सीन है जो कि ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट हमको प्रोटेक्शन दे सकती है, और ये बहुत ही काफ़ी इफ़ेक्टिव वैक्सीन है, जो कि बच्चों को मतलब इस डिजीज़ से बचाती है। और इसकी 0.1 ml मात्रा ही इंट्राडर्मली दी जाती है, और इसका जो ड्यूरेशन है प्रोटेक्शन का वो 15 से 20 साल तक रहता है। बाकी आप जो भी इन्फेंट्स हो उनको बर्थ होने के बाद तो सभी हेल्थी बच्चों को बर्थ के बाद ये दी जानी अनिवार्य होनी चाहिए। दूसरा, जब तक कि वो सिम्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन को प्रेजेंट ना करें, और इसका जो प्रभाव होता है वो लगभग 0 से 80% तक हो सकता है। तो ये काफ़ी कुछ था ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, और हम इसको खुद से रोक सकते हैं अगर हम जो भी इसके प्रिवेंशन मेथड है या जो भी इसके कंट्रोल मेजर्स हैं उनको अपनाएं। धन्यवाद।